ये विशेष सत्र जो कि संसद की ऐतिहासिक इमारत का आज आखिरी कामकाजी दिन है, उस सत्र के पहले दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज 75 सालों के संसदीय गौरव के तमाम पलों को याद करने की कोशिश की। आज उन्होंने कहा कि नेहरू जी की कई बातों को कौन भूल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सबको उन्होंने याद किया। प्रथम राष्ट्रपति से लेकर आज की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक के काम को उन्होंने गिनाया और उन्होंने कहा कि ये वो संसद है जिसने भारत की नींव का पत्थर भी रखा और आज भारत की इस नई उड़ान की साक्षी भी बन रही है। आपको बता दें कि आज संसद में जो चर्चा हो रही है वो हमारे संसदीय विरासत के 75 सालों के गौरव की एक किस्म की यशगाथा है, जिस पर आज बात होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और उसका जवाब उनके बाद अब लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। और देखना यह है कि इस विशेष सत्र में जैसा प्रधानमंत्री ने आज सुबह पार्लियामेंट परिसर में आते ही कहा कि ये ऐतिहासिक निर्णयों वाला सत्र है, तो वो कौन से ऐतिहासिक निर्णय लिए जाने हैं, भूमिका बन चुकी है। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन से विशेष कार्य हैं जो इस सत्र में किए जाएंगे, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी पर्देदारी है। उस पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। मैं मेहमानों से आपका परिचय करा दूं और उसके बाद लोकसभा में और जो वक्ता बोलोगे उनकी बात भी हम लगातार आपको सुनवाते रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रेम शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। आज वाकई ऐतिहासिक दिन है, इस पुरानी संसद में कामकाज का आज आखिरी दिन है। ऋतु चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से हैं। ऋतु जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज की चर्चा जो प्रधानमंत्री ने शुरू की उसमें सब सरकारों का, तमाम दलों के बड़े बड़े नेताओं का उल्लेख था, समावेश था। फिर भी विपक्ष ये कह रहा है कि ये खिचड़ी सत्र हमको लग रहा है, क्योंकि मालूम नहीं है सरकार करना क्या चाहती है इसमें। प्रेम जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के गौरव गान को अगर जो है विपक्ष खिचड़ी समझता है तो विपक्ष की सोच पर तरस करने के अलावा क्या कर सकते हैं। इस संसद का जो संविधान सभा से लेकर आज दिन तक जिस तरह से संसद का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका गौरवपूर्ण इतिहास का बखान किया और उन कलंकित पलों का भी उल्लेख किया, जैसे जिस संसद ने आपातकाल देखा, जिस संसद ने जो है नोट फॉर वोट, जिस तरह से नोट उड़ाए गए संसद में, वो काल भी देखा। लेकिन जीबी मालवनकर से लेकर सुमित्रा महाजन जी के कार्यकाल तक किस तरह से नियमों को और कानूनों के तहत संसदीय परंपरा की एक गौरवपूर्ण जो है इतिहास दर्ज हुआ इस संसद में, उन सब का उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर आश्चर्य भी व्यक्त किया कि आदरणीय नेहरू जी का जब गौरव गान किया जा रहा था तब भी लोगों को तालियां बजाने में संकोच था। तो जब विपक्ष इतना संकोची हो गया हो कि अपने सर्वोच्च नेता के गौरव गान पर भी तालियां बजाने में उसको सशंकित रहता हो, तो उसको क्या कहा जा सकता है। अच्छा, एक प्रतिक्रिया ऋतु जी की आ जाए, उसके बाद फिर मैं आज प्रधानमंत्री के इस भाषण का कुछ खास हिस्सा जो है वो आपको सुनवाता हूँ। प्रधानमंत्री ने तो आज नेहरू जी का भी नाम लिया, शास्त्री जी का भी, इंदिरा जी का भी नाम लिया और उन्होंने कहा कि नेहरू जी भी इस सदन में बोले हैं, वो उनके शब्द आज भी हमको प्रेरणा देते हैं। तो आज कोई सरकार पर हमले का मौका अभी तक तो नहीं मिला आपको, या मिला है? देखिए, हमें तो बहुत खुशी है कि राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान जो है वो धीरे धीरे जो है सत्ता पक्ष में भी खुलती जा रही है और ये लोग जो है नेहरू जी का और गांधी जी का और शास्त्री जी का गुणगान करने लगे हैं। इससे ज़्यादा और हमारे लिए अच्छी बात क्या हो सकती है। और देखिए, ये तो मील का पत्थर है, ना आप गांधी जी को मिटा सकते हो, ना आप नेहरू को मिटा सकते हो, ना शास्त्री जी को मिटा सकते हो। आप ये मिटा नहीं सकते। आप बार बार जो गोडसे का गान करके और गोडसे की पूजा करके गांधी को थोड़ी मिटा सकते हो। आखिर तो आपको गांधी के आगे ही झुकना पड़ता है, आखिर तो समाधि पर ही झुकना पड़ता है, विदेशों में जाए चाहे देश में जाए। जी, अच्छा, वैसे प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से बख्श दिया विपक्ष को, उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि जब पूरी दुनिया में भारत का यशगान हो रहा है, पूरी दुनिया में भारत के कीर्तिमानों की चर्चा हो रही है, ऐसे में भारत में ही कुछ लोग हैं जो देश के प्रति एक शक का भाव रखे हुए हैं। सुनिए। हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है
हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है, सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने G20 का उल्लेख करते हुए बात की कि बहुत से लोग ये शक पैदा कर रहे थे कि इसका जो है साझा बयान तमाम नेताओं के, तमाम विश्व के जो नेता आए थे उनके बीच में से निकल पाएगा या नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आज भारत की गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। चंद्रयान 3 की कामयाबी हो, G20 की सफलता हो, इस पर उन्होंने कहा कि G20 की कामयाबी हमारे संघीय ढांचे की भी सफलता है। चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है।
और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं। और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। टांग पे जाता नहीं। तो प्रधानमंत्री को आपने सुना, और जब हम एक चर्चा कर रहे हैं आज इस ऐतिहासिक सत्र के पहले दिन एक देश के तौर पर भारत की उपलब्धियों की, तो ये एक देख करके अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री ने जब G20 की कामयाबी का जिक्र किया, प्रेम शुक्ला जी, तो उन्होंने 1983 के नाम समिट का भी जिक्र किया, कहा कि वो भी देश के लिए गौरव का पल था, आज भी गौरव का दिन। देखिए, उन्होंने हर चीज़, चंद्रयान 3 का जब वो जिक्र करते हैं तो चंद्रयान 1 का जिक्र अपने आप हो जाता है। वो जब भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो 1947 से लेकर 2023 तक की उपलब्धियों का जिक्र करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अगर संसद की दीवारों का अगर की प्रशंसा कर रहे हैं, अगर जो है संसद के जितने भी नियम बने उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्रियों के स्वर्गवास और बलिदान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार से कोई वैचारिक कृपणता नहीं की अपने विपक्षियों की प्रशंसा करने में भी। लेकिन विपक्ष का संकट ये है कि प्रधानमंत्री जी के कार्यों का छिद्रान्वेषण करने के अतिरिक्त कभी सकारात्मक भाव से भारतीय लोकतंत्र और संवैधानिक परंपरा के गौरव गान में भी वो सकारात्मकता नहीं देखती है। ये सबसे जो है दुखद विषय है। वो कह रहे हैं कि भाई हम प्रधानमंत्री खुले दिल से, मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं देश में जिसने भी योगदान दिया, हर प्रधानमंत्री की, सबकी उपलब्धियों का आज उल्लेख कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो ऐसा नहीं करती। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती? आप याद कीजिए उस समय को जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो बीमार थे और राजीव गांधी जी उन्हें बाहर भेजते इलाज के लिए। आप भूल जाते हैं उस चीज को कि विपक्ष तो जो सत्ता पक्ष था, कांग्रेस थी, वो तो दोस्त से बढ़ के, भाई से बढ़ के उन्होंने जो है विपक्ष को हमेशा समझा। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया है, ये काल भी याद रखा जाएगा कि विपक्ष को इतना ज्यादा जलील किया गया, इतनी ज्यादा बातें की गई कि उसको जो है उसका गठबंधन को जो है आतंकवादी संगठन से मुकाबला कर दिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जहां अभी बात चल रही थी G20 की, तो कितने गौरव का विषय है कि 20 देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आते हैं। और हमारे देश की एक परंपरा है, अतिथि देवो भव। तो अतिथि जो है वो देव के बराबर होता है और अतिथि की इच्छा जो है वो देव इच्छा समझी जाती है। तो यहाँ पे जो बाइडेन जी कह के थक गए कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दीजिए। G20 की भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़िए, जो बाइडेन को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, उन्हें वियतनाम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पड़ी। यही तो वो कह रहे हैं ना कि वो तो नाम समिट का भी जिक्र कर रहे हैं कि गुट निरपेक्ष देशों का समिट इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में हुआ था, वो भी उपलब्धि थी देश की। आपको G20 में भी कमियां नजर आ रही हैं? नहीं, कमियां देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होना ये एक बहुत सीधा सरल प्रोटोकॉल है। जैसे कि अभी आप डिबेट कर रहे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप विपक्ष को बुलाएं, उधर से सत्ता पक्ष को बुलाएं, उधर से जो भी एडिटर है या जो आए हैं उनको भी बुलवाएं। ऐसे ही जो पार्लियामेंट के भी कुछ रूल होते हैं और जी समिट के भी कुछ रूल होते हैं, तो ये रूल्स तो आपने बदल दिए ना, अब तो विपक्ष तय करता है हम जाएं कि नहीं जाएं। नहीं, विपक्ष क्यों तय करता है कि जाए कि नहीं जाए? ये तो सत्ता पक्ष तय करता है कि हम जाए कि नहीं जाए। वो चाहते ही नहीं है कि हम संसद में आए। तमाम पूरा सेशन जो निकाल दिया गया, उन्होंने जो मणिपुर पर बात नहीं करी, अडानी पर हम बोलते रहे, अडानी पर बात नहीं करते हैं। तो ये तो जो है मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष जो है, विपक्ष का मुंह बिल्कुल बंद हो जाए। विपक्ष को एक स्वस्थ तरीके से उन्हें विपक्ष के तौर पर लेना चाहिए, विपक्ष की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन पर अमल भी करना चाहिए। अभी चंद्रयान की बात हो रही थी, तो चंद्रयान की भी मैं बता दूं कि चंद्रयान का जो लॉन्च पैड बनाने वाले हैं वो बाहर चाय बना रहे हैं, उनकी अभी तक सैलरी नहीं दे पाए मोदी जी। पता नहीं इतने गर्व से जो है संसद में बोल तो देते हैं, वो भी देते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन पर सत्य कहां पर है, किस आपके आरोपों में या उनके जवाब में कहीं बीच में ढूंढना पड़ेगा। अब ये जो बात आपने उठाई, इस पर बार बार बताया जा रहा है कि वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी है वो कंपनी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही। बहरहाल जो तेवर दिखाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के अभी से, देवेंद्र, क्या आपको आने वाले 5 दिनों की एक तस्वीर नजर आ रही है? वैसी ही तकरार, वैसा ही टकराव? बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल तक जो थोड़ी बहुत समरसता आप देख रहे हैं हाउस में, वो कल तक रहेगी। परसों से जैसे ही
सरकार का कामकाज शुरू होगा और अगर कोई सरप्राइज बिल लेकर आना है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर वो तीखापन और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वो तीखापन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। परसों दिलचस्प ये रहेगा कि कैबिनेट की बैठक भी रहेगी, तो अगर आपको महिला आरक्षण पर बिल लाना है और वो बिल नया लाना है, यानी कि पिछला जो बिल था उससे आपको कुछ अलग लेकर आना है, तो उसको आपको कैबिनेट की मंजूरी दिलानी होगी। तो उस परिस्थिति के बाद आप समझ सकते हैं कि दोनों पक्षों के बीच रवैया कैसा रहेगा। और एक दूसरी चीज़ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कि अमेरिका को लेके जो बाइडेन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके बहुत सवाल खड़े किए गए थे। हकीकत ये थी जो बाइडेन को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं था, और आप अंदाजा लगाएं कि अगर अपने होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते तो उनको कौन रोक सकता था। हाँ, इतना ज़रूर था कि आमतौर पे बायलैटरल मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि अमेरिका में भी हुआ था, वो इस लिहाज से नहीं हो सकता था कि उस दिन प्रधानमंत्री की 3 बायलैटरल ऑलरेडी थी